देश की और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार। सवाल यह कि क्या सनातनी चिन्मय दास से बांग्लादेश के कट्टरपंथी और वहां की सरकार डर गई है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के दबाव में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है? सवाल इस बात को लेकर कि आखिर बार बार हिंदू ही निशाने पर क्यों है? बांग्लादेश में सनातनी चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और विरोध कर रहे हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया। कट्टरपंथियों ने कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथी हिंदुओं को मार देने के नारे सरेआम लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं से हो रहे अत्याचार का बदला हिंदुस्तान लेगा? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। एक तरफ हिंदू समाज सड़कों पर है, दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर कट्टरपंथी गुंडे हमले कर रहे हैं। हिंदुओं पर लाठियों से हमले कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। चिटगांव में मंदिर में तोड़फोड़ की। कई हिंदुओं के घर को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में बवाल तब शुरू हुआ जब इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहाँ की सरकार का आरोप है कि चिन्मय दास ने शुक्रवार को रंगपुर में रैली की और हिंदुओं को हिंसा के लिए भड़काया। चरमपंथियों का आरोप है कि चिन्मय दास ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इसी आरोप में इस्लामिक चरमपंथियों के दबाव के बाद ढाका पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया। बाजार में जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। সংযত করে আবেগকে শক্তিতে পরিণত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন এবং আমাদের এক দফা দাবি মৌলিক দাবি, এটা অযৌক্তিক দাবি নয়। এটা পরিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আন্দোলন চালাবেন, কিন্তু দয়া করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং পরস্পরের সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান এটাকে গুরুত্ব প্রদান করবেন। এটা আমি আপনাদের সবার কাছে আশা করছি। हिंदुओं के प्रदर्शन के बाद कट्टरपंथी आग बबूला हो गए। सरेआम हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। इस्कॉन के भक्तों को मार दो, जला दो के नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने एक वकील को हिंदू समझकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बाद में वकील की पहचान मुस्लिम के तौर पर हुई। इस बीच विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी छुपे हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए जायज मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। अब सवाल है कि क्या भारत सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बड़ा एक्शन लेगी? सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं पर हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए तो आपको समझ में आएगा कि मुगल कालीन राज में भी हिंदुओं के साथ यही होता। उनके मंदिरों को निशाना बनाया जाता। जो हिंदू अपनी आइडियोलॉजी से, अपने धर्म से टस से मस नहीं होते थे, उन्हें मार दिया जाता। और आज बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है। सवाल यह कि आखिर वहां की सरकार मौन क्यों है? क्या कट्टरपंथी वहां की सरकार चला रहे, या वहां की सरकार ने ही इन कट्टरपंथियों को मौन स्वीकृति दी है? और सवाल यह कि आखिर ये हिंदू कब तक सॉफ्ट टारगेटेड होते रहेंगे? जहां पर भी अल्पसंख्यक है वहां हिंदुओं पर कैसे, कब तक इतना ही अत्याचार किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तारुफ आपसे करवा देते हैं। अजय गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान बांग्लादेश से बैरिस्टर डॉक्टर तुरीन अफरोज जुड़ गई हैं। कई मामलों में इन्होंने बांग्लादेश में वकालत की है और लोगों को न्याय दिलाया, लेकिन आज खुद न्याय की मांग इनकी ओर से की जाती है। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एसके दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़ गए, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ हाजी नाजिम खान जुड़ गए,
जो कि प्रवक्ता है पीस पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नजीम खान से ही करता हूं। नामी पीस पार्टी है तो जाहिर बात है कि शांति की बात करते हैं। नजीम भाई, ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या बांग्लादेश मुगलों के रास्ते पर चल पड़ा है क्या? या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, आज की टर्मिनोलॉजी में कहूं तो क्या बांग्लादेश आज पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है क्या? जिस पाकिस्तान में कभी हिंदुओं की आबादी तकरीबन 20% हुआ करती थी, आज वो वहां 1% के आसपास है। ये उसी रास्ते पर है क्या बांग्लादेश आज? हाँ, देखिए अनुराग जी, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो ये घटना घटी जा रही है, देखिए पीस पार्टी को बड़ा दुख है। देखिए भारतीय मुस्लिम होने के नाते मुझे भी बड़ा दुख है कि वहां हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब बात आती है बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, तो मैं ये कहता हूँ कि ये अखंड भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो देखिए भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अखंड भारत के अंदर इन सारे जो देश है इनको मिला लिया जाए ताकि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रहे। और देखिए अनुराग जी, देखिए हाजी नाजिम देखिए हाथ जोड़कर भारत सरकार से अपील करता है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को बचा लीजिए। अरे हम लोग आपके साथ खड़े में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वहां बांग्लादेश में हिंदू भाई सुरक्षित हो। अगर वो चाहती तो अब तक कब का बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई सुरक्षित होते। आज हमारी विदेश नीति, कूटनीति कहां गई है, जिससे चर्चे पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। हम बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात, यहाँ पर जब आपने मुगल काल का नाम लिया तो मैं ये कह देता हूँ, देखिए मुगल काल के अंदर कौन सा अत्याचार हुआ, कहां पे हुआ? देखिए जहां जिसकी हुकूमत होती है, आंखें बंद कर लेने से नाजिम भाई ऐसा थोड़ी होता है कि इतिहास छुप जाएगा या फैक्ट दब जाएंगे। मैं औरंगजेब का नाम लूं, किसी मुगल आक्रांता का नाम लूं, उन्होंने कैसे भारत के अंदर अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार किए, कैसे मंदिरों को तोड़ा। बाबरनामा पढ़ लीजिए आप, औरंगजेब पर जो किताब लिखी गई है वो पढ़ लीजिए, आप ही के मुस्लिम धर्म के ही राइटर्स ने लिखी है सर। उस पर सारी गवाही है कि कैसे अत्याचार हुए। आप मुगलों के समर्थन में झट से उतर जाते हैं सर। हाँ अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बाबरनामा का जिक्र करा, देखिए बाबरनामा में यह बताया गया कि देखिए यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। इस तरीके से बाबरनामा के बार-बार आप वो करते हैं बात। तो मैं कहता हूँ कि जब उस वक्त के काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी मौजूद थे, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा। लेकिन जिस तरीके का मामला आजकल, आप गोस्वामी तुलसी जी पे चले गए। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी पर चले जाते हैं तो मतलब राम के अस्तित्व को मानते हैं, और अगर ऐसा मानते हैं तो फिर अयोध्या में इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी आपने? एक पॉइंट पर रहिए ना सर, एक चेहरा रखिए। हम मान लेंगे आप विरोधी हैं, लेकिन एक चेहरा रखिए। दो चेहरे रखने वालों को क्या कहते हैं आप जानते हैं ना? अनुराग जी देखिए, अब देखिए आज अपने फेवर में गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम ही हैं, एकम अस्ति द्वितीय नास्ति, मतलब हम दूसरे भगवान को नहीं मानते। नजीम भाई आज आप गिर जाएंगे ऐसे तो। नहीं अनुराग जी, देखिए भारत का संविधान है, भारत के हाजी नाजिम को अधिकार दे रखा है अपनी बात रखने का, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, प्रभु श्री राम की बात हुई तो पतली गली पकड़ के निकल ली नाजिम भाई आप। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी का मैंने जिक्र करा, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। देखिए मैंने ये कहा कि जिस तरीके का नाम यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का बार-बार आया है, ना, एकदम गलत नाजिम भाई। मैं याद दिला देता हूं, हो सकता है कि थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम हो, मैं याद दिलाता हूं। आप कह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो उन्होंने लिखा या जो उनके काव्य थे उसमें औरंगजेब का कहीं जिक्र नहीं है, आपने ये कहा, या बाबर का कहीं जिक्र नहीं, माफ करना, बाबर का कहीं जिक्र नहीं है। तो मैंने आपको यह बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में प्रभु श्री राम का जिक्र है। तो अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को ही मानना है तो भगवान श्री राम की पूजा कीजिए। सुन तो लीजिए, अब देखिए हम भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। तुम देखो लकुम दीनों को वली दीन, आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। तो देखिए रही बात, मैंने मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुगल काल की बात आ जाती है। लेकिन अहम मसला क्या है अनुराग जी, हम ये कहते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई पीड़ित है बांग्लादेश के अंदर, उन हिंदू भाइयों की रक्षा होनी चाहिए। पीस पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए पीस पार्टी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित हो। सर ठीक है, ओके, आपने जब पॉलिटिकली बातें उठाई है मैं पॉलिटिकली इस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन अतीकुर रहमान जी, आज बांग्लादेश के हालात देखकर ये नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान के रास्ते पर चला गया? मतलब हम एक विजुअल भी चला रहे हैं, हमने अपने रिपोर्ट्स में भी दिखाया और कई बार कई अलग अलग बुलेटिन में उन तस्वीरों को दिखाया जिसमें कि खुलकर कट्टरपंथी कह रहे हैं कि इस्कॉन के समर्थकों को मार दीजिए।
अनुराग जी, आप इस बात को रिकॉर्ड पर रखिए कि अगर 2-3 सालों में बांग्लादेश को कट्टरपंथी मुसलमानों के हाथों से नहीं बचाया गया जी, तो हमारे बॉर्डर के ऊपर एक दूसरा पाकिस्तान, एक इस्लामिस्ट पाकिस्तान आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और यूएन को, भारत सरकार को और तमाम हमारे आसपास के मुल्कों को इस चीज को, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और ये जो फोर्सेस बांग्लादेश में पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बचाना चाहिए। 5 साल 10 साल की जो शेख हसीना की हुकूमत थी, उसमें हमने देखा कि उसकी इकोनॉमी भारत से भी अच्छी हो रही थी, वहां के लोग खुशहाल थे। ये किसकी साजिश हुई? अमेरिका के ऊपर कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं। हम लोगों को इसको तुरंत ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेंगे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक दूसरा पाकिस्तान हमारे बॉर्डर के ऊपर। अब आ जाइए, ये जो चिन्मय दास जी का जो गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, और जिस तरह से हाजी नाजिम खान ने कहा कि भाई ये भारत सरकार को पूरे अपने डिप्लोमेटिक फोर्सेस का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से वहां की सरकार को इस चीज का एहसास कराना चाहिए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इसका असर भारत के जो हिंदू हैं वो बहुत ही सख्ती से आप देना चाहिए। अतीक जी, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा डीप डाउन जाकर समझते हैं। हम ये बार बार दिखा रहे हैं, और इससे पहले भी जब तस्वीरें सामने आई तो हमने ये भी बताया कि भारत सरकार ने इस पर अपील की। भारत सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से वहां की सरकार से, मोहम्मद यूनुस की सरकार से जो बात करती थी, वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बात की, और वहां की सरकार ने आश्वस्त भी किया कि हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार जो डिप्लोमेसी के स्तर पर कर सकती है अभी तक की लेवल पे, वो तो सरकार ने किया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि वहां पर जो रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, क्या वो धार्मिक आधार पर ही मारे जा रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर 100% धार्मिक आधार पर मारे जा रहे हैं। और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक कट्टरपंथी सोच के इस्लामिस्ट क्या उनको कुछ और समझ के मार रहे हैं? ये बिल्कुल ये गलत। इसीलिए देखिए, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा हम लोग को। अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई क्योंकि मैं इस्लामिक रिसर्चर हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता ही नहीं हूँ कि उनको हिंदू समझ के मारा जा रहा है। अरे भाई कैसे भाई जो फोर्सेस सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां के जो केयर टेकर प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस साहब, अगर वो इस चीज को रोक लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ वो भी सक्षम नहीं है। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान जी, एक मिनट जरा, हमारे साथ डॉक्टर तुरीन अफरोज जुड़ी हुई हैं। मैं तुरीन अफरोज के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इन्होंने बांग्लादेश में जो लोगों पर जुल्म होते थे उसमें उन्होंने कास्ट नहीं देखा, उसमें उन्होंने धर्म नहीं देखा। उनके खिलाफ कोर्ट में कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जानी मानी बैरिस्टर है वहां पर। लेकिन जब सत्ता पलटी थी, जब वहां पर सत्ता हस्तांतरित हुई, तो वहां पर तुरीन अफरोज को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया। उन्हें ढूंढ रहे थे कट्टरपंथी मारने के लिए। डॉक्टर तुरीन अफरोज, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताइए, और मैम दूसरा ये बताइए, जो सवाल इस चर्चा में है कि कट्टरपंथी सरकार चला रहे हैं या मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं सरकार? क्योंकि अगर कट्टरपंथी घरों में घुसकर हिंदुओं के घर तोड़ दें, सरकार कुछ ना करे, और हमने तो पहले वो तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे बांग्लादेश की सेना वहां पर लोगों को बचा रही थी जो कट्टरपंथी थे या जो हमला करने वाले लोग थे। तो क्या ये मान ले कि कट्टरपंथी ही सरकार चला रहे हैं, या मौन स्वीकृति है मोहम्मद यूनुस की इन कट्टरपंथियों को? धन्यवाद। पहले तो अभी मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ी चीज है कि सांस ले रही हूँ, तो मतलब बहुत खुश हूँ। ये एक बात है। दूसरी बात, जो अभी हो रहे चिन्मय कृष्ण दास को लेकर, ये टोटली अ पॉलिटिकल इशू। जो लीगल इशू पे उनको अरेस्ट किया गया है वो है कि उन्होंने बांग्लादेश की जो नेशनल फ्लैग लॉ है उसको वायलेट करके इस्कॉन की फ्लैग को ऊपर चढ़ाया। नाउ it was almost 2 kilometers away from where he was having the session. तो उनकी जो जमायत थे वो बहुत दूर था। ये कौन किया है, क्या किया है, ये कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। लेकिन किसी ने, एक बंदे ने जाके एक मामला कर दिया उनके अगेंस्ट में और उनको अरेस्ट कर दिया। अभी इशू यहाँ तक होता तो ठीक है, वो लॉ लीगली आर्ग्यू करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, कुछ भी हो।
लेकिन इसको लेकर जो हो रहे, सारे हिंदुओं को टारगेट कर रहे, सबको इस्कॉन बना दिया। अब तुरीन अफरोज को भी इस्कॉन बना दिया। अभी फेसबुक जाके देखो कि मैंने उसकी प्रोटेस्ट किया है, तो मैं भी इस्कॉन हूँ। इस्कॉन हूँ और मेरे घर को कल जलाने आ रहे वो नेशनली बोल रहे हैं कि ये करेंगे। मैम, अभी कल की घटना है जब एक वकील को हिंदू समझकर मार दिया गया, बाद में वो मुस्लिम निकला, वो बांग्लादेश का नागरिक निकला। बिल्कुल बिल्कुल, उसने सोचा कि हिंदू, ये पूरी चाल ऐसा है कि अगर वो सीसीटीवी में आया कि उनको जो मारा 5 आदमी मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने पहले ये बताया, भड़काया लोगों को कि ये इनको इस्कॉन ने मारा, तो मतलब इस्कॉन मुस्लिम लोग को मारा। मतलब कॉन्स्पिरेसी रच के वहां ये कोशिश की जा रही है कि सारे हिंदुओं का सफाया कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी जगह पे, सिर्फ चिटागोंग नहीं है। सारी बांग्लादेश में हिंदुओं ने एक ही प्रॉब्लम झेल रहे हैं, कहीं पे भी वो सेफ नहीं है। मेरे इलाके में देखो, वो करोड़ों दूर है, लेकिन वहां पे भी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ये तो मैम मुझे ये बताइए कि वहां से एक तो धार्मिक कट्टरपंथ पर सरकार चलाकर क्या हिंदुओं को पूरी तरह से वैनिश करने की तैयारी है, और दूसरा मुझे इस बात का भी मैम जवाब दीजिए कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते पर है क्या बांग्लादेश? जिस पाकिस्तान से लड़कर अलग हुए 1971 में, क्या उसी बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं क्या कट्टरपंथी? बनाने पर अनुराग जी, आप अभी भी सोच रहे हो कि बनाने पर उतर आए हैं? हम बन चुके हैं। ये पाकिस्तानी है जहाँ पे हम रह रहे हैं। हम कुछ बात नहीं कर सकते, हम कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी के पास नहीं कर सकते। यहाँ पे आके वो जाके आप बिल्कुल आके नारा तकबीर बोल के उसको मार डालेंगे। तो यही है हालत बांग्लादेश की। ठीक है मैम, मैं एक बार फिर से आ रहा हूं मैम आपके पास, और इस पूरी चर्चा में आपसे जुड़ते रहेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी से अजय गौतम जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक पहलू इस बात पर भी आया के सिन्हा सर कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए और डिप्लोमेटिक तरीके से बांग्लादेश की सरकार को घेरना चाहिए। सर मुझे अगर आप संभावित उसके विकल्प बताएं कि भारत सरकार इस पर क्या कर सकती है हिंदुओं को बचाने के लिए। देखिए अनुराग, पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और दूसरा है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, फिर से मैं जोर देता हूं। पहला तो ये समझिए आप कि बांग्लादेश 71 में जब बना था तो इस तरह से उनके ऊपर ही अत्याचार हुआ था, भारत मिलिटरीली इंटरवीन किया था और वो वहां के लोगों को बचाने के लिए गए थे। जब 71 में 20% हिंदू होते थे जी, 20% वहां के पूरे बांग्लादेश की आजादी, 18 करोड़ की आज की आजादी है, 7.9% बच गए हैं, जो कि तकरीबन 1 करोड़ ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ 30 लाख के बराबर हैं, और बहुत बड़ी संख्या है। जो आप देख रहे हैं आज के दिन में, खास करके सेडिशन का चार्ज बाय प्रॉक्सी लगा करके वहां पर, जिसमें चिन्मय साहब आए और वो एक आइकॉन फिगर की तरह निकले, और ये घटना को इस तारीख की है, 30 अक्टूबर की है, जहां पर सेडिशन चार्ज लगाया गया है, जिसमें एस्कॉन टेम्पल का फ्लैग को बताते हैं भगवा फ्लैग है, वो कहीं बांग्लादेश। तो ये एक प्रॉक्सी है, और इस तरह से उसके ऊपर 2000 घटनाएं हुई हैं हिंदुओं पे, जब से मई से लीजिए आज का समय तकरीबन 7 महीने का होने वाला है। 2000 घटनाएं हैं केवल हिंदुओं पर, ये कोई छोटी मोटी नहीं। और बांग्लादेश के अंदर में ये समझने की चेष्टा कीजिए अनुराग जी, वहां इस्लामिक कैलिफेट ऑफ बांग्लादेश, इसकी बनाने की तैयारी हो चुकी है, और बहुत हद तक बना लिया। ये मोहम्मद यूनुस एक प्रॉक्सी हैं, उनको लाया गया था, भले ही डीप स्टेट अमेरिका में। तो सर मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर आप ब्रीफ में बताएं कि भारत सरकार का रोल क्या हो इस पे, क्योंकि विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं, हमारे साथ जो मुस्लिम विचारक जुड़े हुए हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार को स्टेप लेना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। वो संभावित क्या हो सकता है? वो आपको 100%, जब हम 71 की लड़ाई में बंगालियों को बचाने के लिए गए थे, तो आज नहीं जा सकते। बात यह है कि हमारे पास लीवरेजिंग है, हमारे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आज बांग्लादेश रोटी के मुताज हो जाएगा। ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है, बे ऑफ बंगाल हम काट सकते हैं, बांग्लादेश के ऊपर इंटरवीन कर, हाँ उसमें आप जरूरत पड़े आने वाले समय, क्योंकि आपकी अंडरबेली है ये हमारा अंडरबेली है,
और ये ठीक है सर। जैसे बता रहे थे ओके सर, हमारे मतलब भारत इस्लामिक स्कॉलर इस पर साहब, करेक्शन ले आज सकता है, नहीं ये तो संभावित कल विकल्प होना है। है। के सिन्हा सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपके विजुअल में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मैं एक बार फिर से इसे दुरुस्त करा के आपके पास आ रहा हूं। लेकिन अजय गौतम जी, एक बात जिस पर और गौर करने की जरूरत है, वैसे भी ये बात तो सर्वविदित है कि अगर पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए देखें तो चुनिंदा देश है। उन चुनिंदा देशों में भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी बेतरतीब तरीके से कम हुई है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश में अच्छी खासी संख्या थी पिछले काफी समय से। अगर 2024 की बात करें तो 7% हिंदू रह गए, लेकिन वो कैसे जुल्मों की मार झेल रहे हैं ये तस्वीरें दिखा रही हैं। और अजय गौतम जी, जो तुरीन अफरोज कह रही हैं वो तो बहुत ज्यादा डरावना है कि वहां पर कट्टरपंथी चाहते हैं कि एक भी हिंदू बांग्लादेश में ना बचे। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, पाकिस्तान के वो बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो पाकिस्तान की रेप्लिका है। और इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पे जो नंगा नाच इंसानियत के खिलाफ वहां हो रहा है, मैं उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं इस ग्रुप पे पैनल में औरंगजेब के भी पैरोकार बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि औरंगजेब और बाबर ने ये किया, तो मैं उनको शीशगंज का वो गुरुद्वारा याद दिलाना चाहता हूँ जहाँ गुरु तेग बहादुर का सिर इसलिए उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। सरिंद के अंदर गुरु गोविंद साहब के बच्चों को दीवार में इसलिए जिंदा चिनवा दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। वही सब आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है कि या तो हम तुम्हें मार देंगे इस्लाम के नाम पर, या तुम्हें ये धर्म को अपनाना पड़ेगा। नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके की अरे भाई साहब चुप रहिए, आपकी बारी में मैंने चुप करके सुना था ना। चुप करिए नाजिम खान, आपको सुना था ना आराम से, आपको आराम से सुना था ना, आपको आराम से सुना था ना, दूसरे को भी सुनिए। ये इस्लाम की लिंचिंग हर जगह मत करिए। नाजिम भाई, वो अपने फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, इस्लाम की उनको सुन तो लिंचिंग हर लीजिए। जगह मत करिए। आपको ठीक पूरी है, अजय शांति गौतम से जी, प्लीज सुना कंटिन्यू। था, आपको दूसरे को 10 सेकंड नहीं सुना जाता। और अजय गौतम ने कुछ भी गलत नहीं बोला नाजिम भाई, आप इस बात पर तिलमिलाइए मत। उन्होंने अभी तक गलत नहीं बोला कुछ भी। सभी धर्म के लोग टीवी देखते हैं और इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे हैं। इस फैक्ट को आप नकार नहीं पाएंगे। अजय गौतम जी कंटिन्यू प्लीज। देखिए, दूसरी बात ये है, आज भारत सरकार से सभी हम लोग मांग करते हैं कि वो हर तरीके से इंटरवीन करे। जरूरत हो तो मिलिट्री ऑपरेशन करे, जरूरत हो तो एक चीज अजय गौतम जी जिस पर बात करना चाहता हूं, एक आंकड़ा है, मैं बहुत छोटा सा समय ले रहा हूं अजय गौतम जी, फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा। बांग्लादेश में 1974 में 20% हिंदू आबादी, वो 2024 में 7% रह गए। पाकिस्तान में 1947 जब अलग हुआ था 20% हिंदू आबादी, आज 1% से भी कम है। नोटिस कीजिएगा इस आंकड़े को। लेकिन भारत में 1947 में जो मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 50 लाख की थी, वो आज तकरीबन 20 करोड़ है या उससे ज्यादा है। तो ये ऐसा क्यों है कि ये जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हुए वहां तो बेचारा बनकर एकदम कमतर हो गए, लेकिन जहां पर मुस्लिम थे हमने तो खुले बाहें करके सबको स्वीकार किया। और उसका नतीजा ये कि आज मुस्लिम हमारे देश में कितने आगे हैं और कितना बढ़ रहे हैं या कितना आगे जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी इस कदर बढ़ी, जितनी तेजी से भूख नहीं बढ़ी, गरीबी नहीं बढ़ी, अराजकता नहीं बढ़ी, उससे तेजी से इस देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ी, हमने फिर भी स्वीकार किया। लेकिन जहां बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहां जो हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो वो इस्लाम के नाम पर जिहाद और जिहाद के नाम पर नंगा नाच है। ये इस्लाम की ये नेम आई है, ये इस्लाम की हकीकत है कि कैसे जो इस्लाम को नहीं माने तो उसका कत्ल कर दो। ये बाबर की सोच है, ये औरंगजेब की सोच है कि जो तुम्हारा नहीं है उसको मिटा दो, उस पर जजिया लो, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करो जो बांग्लादेश में होता आ रहा है। मैं वापस से कहता हूँ, भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, सभी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, पानी बंद ठीक है, ठीक है, ओके अजय गौतम जी और हाजी नजीम खान, एक मिनट नाजिम भाई, एक मिनट नाजिम भाई, ओके ओके, लेट्स नॉट स्पॉइल द डिबेट। ओके, एसके दत्ता जी बड़े गहन तरीके से सारी चीजों का रिसर्च करते हैं। एसके दत्ता जी, दत्ता साहब, मेरे पास तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है, आप इसको थोड़ा सा और इलिब्रेट कीजिए कि क्या वजह है कि जिन मुस्लिम मुल्कों में हिंदू रहते थे वो कम हो गए और भारत में जहां बहुतायत हिंदू थे वहां मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी बढ़ गई। क्या देख रहे हैं सर आप? इसके पीछे सिर्फ एक लाइन में अगर मैं जवाब दूं, पर उससे पहले मैं जय माँ दुर्गा, जय माँ काली करके अपनी बात शुरू करता हूं। भारत एक प्रजातांत्रिक मल्टी पार्टी सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और सनातन धर्म अपने आप में धर्मनिरपेक्षता को बहुत ज्यादा मानता है। यही कारण है जिसके चलते माइनॉरिटी कम्युनिटीज के केवल वो मुसलमानों की बात नहीं है, सिख से लेके ईसाई से लेके बौद्ध से लेके सारे लोगों की आबादी बढ़ी है इस देश में।
ये तो एक बात हुआ। अब मैं आ जाता हूँ बांग्लादेश के विषय पे ही। बांग्लादेश में जिस तरह की चीजें हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे जघन्य अपराध हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस एक ह्यूमैनिटी के विरोध में क्राइम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं पे एक मास क्रिमिनल हो गया है मोहम्मद यूनुस आज के डेट में। मैं मानता हूं कि भारत सरकार को तत्काल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटना चाहिए मोहम्मद यूनुस को, और वहां पे कटघरे में खड़ा करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाने की आवश्यकता है। कंप्लीट आर्थिक और बिजनेस प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, जिसको हम लोग ट्रेड और इकोनॉमिक एम्बार्गो कहते हैं, बांग्लादेश के ऊपर लगाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये जिस तरह की चीजें हो रहा है, कत्लेआम मच रहा है बांग्लादेश में। मैं तो चिंतित हूँ चिन्मय दास की स्वास्थ्य को लेके। ऐसा ना हो कि आपके जेल के अंदर ही उनको पॉइजन देके मार दिया जाए, ये भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या कट्टरपंथी डरे हुए हैं क्या? एक चिन्मयानंद, एक सनातनी से डर गए बांग्लादेशी कट्टरपंथी? सारा बांग्लादेश का प्रशासन डर गया है। मैं तो एक तरह से ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कट्टरपंथी है कौन वहां पे। क्या वो जमात है, या फिर बांग्लादेश का आर्मी है, या फिर बांग्लादेश का पुलिस है? मुझे हर कोई वहां पे कट्टरपंथी ही लगता है। जिस तरह का बर्बरतापूर्ण बांग्लादेश के पुलिस, बांग्लादेश के आर्मी और जमात मिलके हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम मचा रहा है, ये कहीं ना कहीं पे मानवता के विरोध में है ये सारी चीजें। और मत खुले बांग्लादेश। चेतावनी देता हूं मैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को कि अगर 71 एक बार हुआ था ना 1971, दोबारा 71 हो सकता है। कल को अगर हम लोग आर्थिक प्रतिबंध लगा दे, तीसरे दिन भूखमरी फैल जाएगी बांग्लादेश में। आलू प्याज पे प्रतिबंध लगाए। एक सेकंड सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हाजी नजीम भाई, आप हाथ उठा रहे, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं उसके बाद अतीकुर रहमान के पास चला जाऊंगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कुछ अंतिम क्षण बच रहे इस डिबेट के। नजीम भाई, चाहे वो के सिन्हा हो, चाहे वो एस के दत्ता हो, अजय गौतम हो, वो कह रहे भारत सरकार कार्रवाई करे। उस कार्रवाई में आप साथ देंगे भारत सरकार का? ऐसा तो नहीं होगा कि फिलिस्तीन वाला नारा पकड़ लेंगे कि नहीं साहब, देखिए साहब कितनी ऑल आइज ओवर द फिलिस्तीन, ये तो नहीं करने लग जाएंगे? उस वक्त खड़े रहेंगे ना खुल के कि नहीं साहब, अत्याचार करने वाले अत्याचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग जी सुन लीजिए, हाजी नाजिम के लिए भारत सर्वोपरि है। देखिए मेरे लिए भारत सर्वोपरि है। ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन क्यों कर रहे थे फिर? हाँ सुन लीजिए, देखिए आपने फिलिस्तीन का जब जिक्र करा तो मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ गए। देखिए उन्होंने फिलिस्तीन का हमेशा समर्थन किया। देखिए हमने जिस तरीके से आप एक ही बात, आप सब डिबेट में एक ही बात कहते हैं, आपको पता नहीं जवाब दिया नहीं दिया। मैं जवाब देता हूं सर, उस वक्त भारत के हालात दूसरे थे, आज भारत के हालात दूसरे हैं। तो हर वक्त 1999 में समर्थन कर दिया तो आज भी समर्थन करे किसी देश को, ये जरूरी नहीं। भारत तो हमेशा सर, देखिए जिस पे जुल्म होता है हमेशा जुल्म होने के आप खड़े हैं ना भारत के साथ, आप खड़े हैं ना भारत के साथ इंशाल्लाह। देखिए भारत के साथ इंशाल्लाह हम लोग पूरी तरीके से खड़े हुए। हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश में। ओके अतीकुर रहमान जी, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही और आपने एक्सेप्ट किया, आप चूंकि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर मुझे एक लाइन में अगर बताएं कि अगर भारत, मतलब भारत के हिंदू जो हैं या जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं, उन पर सिर्फ अगर धर्म के हिसाब से हमला किया जा रहा है, उनका धर्म देखकर हमला किया जा रहा है, तो ये तो आपका दीन नहीं सिखाता साहब। ये कट्टरपंथी कहां से मोबिलाइज हो गए? या ये नफरत है हिंदुओं के प्रति कि नहीं साहब ये हमारे पास नहीं रहना चाहिए, जो रहेंगे जहां रहेंगे हम रहेंगे? सर अनुराग जी, जो कट्टरपंथी होते हैं ना, उनको मुसलमान कहना ही गलत है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो कुरान के साथ मेल नहीं खाती है, प्रॉफेट मोहम्मद के साथ मेल नहीं खाती है। और किसी भी धर्म के अंदर कट्टरपंथी ही रहते। ठीक है, उनको हिंदू और मुसलमानों में के सिन्हा सर, एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब इज इट टाइम जब भारत सरकार को एक तरफा और हिंदुओं के हक के लिए बात करना चाहिए वहां पर, या अभी कुछ डिप्लोमेसी की गुंजाइश है? देखिए डिप्लोमेसी में भी तो आप हिंदुओं की बात करना, डिप्लोमेसी भी कर सकती है। देयर आर 6 फेजेस इसके, और 6 आयाम्स हैं। मिलिट्री ऑप्शंस लास्ट है, मगर आप सारे आयामों को, इकोनॉमिक 23%, ये दाने के लिए तरस जाएंगे वहां पर। मतलब बांग्लादेश को दूसरे तरीके से भी सबक सिखाया जा सकता है। तुरीन अफरोज जी, आपको लगता है कि डिप्लोमेसी में बात बन जाएगी, क्योंकि आप बांग्लादेश में रहते हुए कट्टरपंथियों को बहुत करीब से देख रही हैं, डिप्लोमेसी पे मान जाएंगे? अगर इकोनॉमिक कमर टूटी तो ये मान जाएंगे या कोई और तरीका? हाँ, डिप्लोमेसी में नहीं मान जाएंगे, क्योंकि ये लोग एंटी इंडियन फीलिंग्स रखते हैं। तो ये डिप्लोमेसी यहाँ पे नहीं। अजय गौतम जी 10 सेकंड,
10 सेकंड अजय गौतम जी। सर मैं देखिए इस ग्रुप में 6 लोग बैठे हैं पैनल में, 6 के 6 इस्लाम से पीड़ित रहे हैं, 6 से 6 जिहाद से पीड़ित रहे हैं। मेरे और के सिन्हा के तो मंदिर लूट लिए, हमसे जजिया लिया, लेकिन देखिए नाजिम खान और इनसे जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर है, इनसे तो एसके दत्ता जी, इनकी तो एसके दत्ता जी लास्ट लाइन इन्हें तो जबरदस्ती मुसलमान बना मैं दिया। समझता हूँ हमारे तो हाँ, ओके अजय गौतम जी लास्ट लाइन, एसके दत्ता जी प्लीज। नाजिम खान से मैं समझता हूं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जितना कदम उठाने की आवश्यकता थी सारे कदम ठीक है भारत सर, सरकार तो उठा चुकी आखिर है। भारत अब सरकार इस पर क्या जरूरत है करती है, ये डिबेट यहीं पर कंक्लूड होती है। लेकिन अगर धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, जिसका कहीं किसी देश में कोई समर्थन नहीं है। आने वाले वक्त पे इस पे ग्लोबल लेवल पे भी कोई नजर पड़ती है लोगों की और वो खड़े होते हैं वहां पर हिंदुओं के साथ, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।